हम औरतों का ना हर दिन एक जैसा नहीं हो सकता। कभी तो हम बड़ा प्रोडक्टिव, एनर्जेटिक फ़ील कर रहे होते हैं और फटाफट से सारे काम मैनेज कर लेते हैं और कभी-कभी सुस्ती की वजह से कोई भी काम करने को दिल ही नहीं चाह रहा होता। आज के व्लॉग में ना आपके साथ कुछ ऐसी आदतें शेयर करूँगी जो आपकी लाइफ़ को बहुत स्ट्रेस फ्री बनाएँगी। ना सिर्फ़ आपका घर साफ-सुथरा रहेगा बल्कि आपको मेंटली सुकून मिलेगा और आप बहुत आसानी से ना सब कुछ मैनेज कर सकेंगी। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहली आदत जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ ना, वो ये कि दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे पहले आपने जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है ना, वो है जी आपकी मेंटल हेल्थ, आपका ज़हनी सुकून। अक्सर ऐसे होता है कि हम घर सँभालते-सँभालते इतना थक जाती हैं, इतना एग्ज़ॉस्ट हो जाती हैं कि एक लिमिट आ जाती है कि फिर थकावट से ना रोने को दिल जा रहा होता है। यकीन करें, कोशिश करें कि पहले तो इस लिमिट को क्रॉस होने ही ना दें और अगर ये लिमिट क्रॉस हो गई है ना तो बस वहीं पे रुक जाएं, ब्रेक ले लें और हर काम को छोड़ के ना सबसे पहले अपने माइंड को रिलैक्स करें। यकीन करें, जब तक आपका माइंड रिलैक्स नहीं होता ना, आप कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकती, चाहे वो नाश्ता बनाना हो गया, खाना बनाना हो गया या घर का कोई भी काम करना हो गया। कोशिश करें जो अपनी मेंटल हेल्थ है ना उसको ज़रूर इम्पोर्टेंस दें। ये नहीं है कि आप थकी हुई हैं, आपका काम करने को दिल नहीं चाह रहा, फिर भी आप बस लगी हुई हैं और काम किए जा रही हैं। यकीन करें, जब हम अपने आप को घसीट रहे होते हैं ना और काम किए जा रहे होते हैं, तो एंड में ये नतीजा निकलता है कि बॉडी बिल्कुल जवाब दे जाती है और इंसान बीमार पड़ जाता है। कोशिश करें ये नौबत आने ही ना दें। मैंने व्लॉग कल इसीलिए पोस्ट नहीं किया था क्योंकि भाई व्लॉगिंग करना ना बहुत मुश्किल काम है। अगर आप सिर्फ घर के काम कर रहे हो ना, वो बहुत जल्दी-जल्दी हो जाते हैं। ना ही कोई दुपट्टे का इतना ख़ास ध्यान रखना पड़ता है और ना ही कोई एंगल सेलेक्ट करना पड़ता है। बस फटाफट से इंसान झाड़ू उठाता है, काम करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जब साथ-साथ रूटीन को रिकॉर्ड करना होता है ना, वो बहुत हेक्टिक हो जाता है। ऊपर से डेली बेसिस पर एक यूट्यूब वीडियो के लिए आइडिया सोचना और भी मुश्किल काम है। ये तो सिर्फ आप लोगों का प्यार है जो मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और हाँ, हर इंसान सिर्फ ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, कोई भी ना सिर्फ बिला वजह यूट्यूब की वीडियोस नहीं बना रहा होता। हर इंसान को ज़रूरत होती है पैसों की, तभी वो यहाँ पर आता है। तो बस खैर, मेरी ना कल बस हुई थी, मेरा माइंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, तो मैंने इसीलिए ब्रेक ले लिया था। खैर, यहाँ आपको बताती चलूँ कि सुबह उठ के सबसे पहले मैंने नाश्ता बनाया और उसके फ़ौरन बाद ना मैंने जो मशीन थी वो ऑन कर दी थी। कपड़े बहुत ज़्यादा हुए हुए थे, वैसे ही गर्मियाँ है ना तो कपड़े बहुत मैले होते हैं, दिन में 1-1 2-2 सूट भी बदलने पड़ जाते हैं क्योंकि भई पसीना आ रहा होता है। इसीलिए ना मैं कोशिश करती हूँ कि वीक में 1 से 2 दफ़ा ना मशीन लगा लूँ। कोशिश करें कि कामों को ना बहुत ज़्यादा कभी भी इकट्ठा मत किया करें। जब काम बहुत ज़्यादा इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो फिर हमारे ऊपर बर्डन आना स्टार्ट होता है। जब बर्डन आता है तो फिर औरतों को स्ट्रेस होती है और जब स्ट्रेस होती है ना, तो कोई भी काम नहीं किया जाता है। अच्छा, यहाँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि वैसे तो मेरी मशीन ना बहुत अच्छे से कपड़े साफ़ कर देती है, लेकिन फिर भी जो मेरे हस्बैंड के कॉलर्स होते हैं ना, मैं उनको एक दफ़ा हाथ से मसल लेती हूँ क्योंकि अक्सर उनके बहुत लाइट कलर की शर्ट्स होती हैं और लाइट कपड़ों के ना जो कॉलर्स होते हैं, कफ्स होती हैं, गंदी होती हैं। तो मैं एक दफ़ा ना हल्के से हाथ से उसे मसल देती हूँ ताकि जो कपड़े हैं ना अच्छे से साफ़ हो जाएँ। तो बस आज मेरे यही काम थे और वही सिंपल सी डेली की रूटीन होती है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ। कुछ भी ना स्पेशल नहीं होता, बस मेरी कोशिश होती है कि ना मेरी वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिल सके। अच्छा, साथ-साथ मैं कपड़े धो रही थी और मेरी नज़र मेरी ये बाल्टी पे पड़ी। इसके अंदर ना मैं अपना जो मोप है उसको धोती हूँ और ये इतना ज़्यादा गंदा हुआ हुआ था। कोशिश किया करें, ये जो हमारे घर में बकेट्स होती हैं, कंटेनर्स होते हैं, इनकी सफाई-सुथराई का भी ना लाज़मी ख़्याल रखा करें। सिंपल आप हार्पिक ले लें या डोमिक्स ले लें। अगर हार्पिक है तो ज़्यादा अच्छा है, वो बहुत अच्छे से ना ये जो बाल्टियों के अंदर निशान पड़ जाते हैं उनको क्लीन कर देता है। आज मैंने डोमिक्स यूज़ किया था, तो बहुत ज़्यादा रगड़ने के बाद भी ना बाल्टी बहुत अच्छे से साफ़ नहीं हुई थी। रीज़न ये था कि मैंने ना कोई महीना हो गया था बाल्टी को साफ़ किया ही नहीं था। रोज़ मैं सोच रही थी, लेकिन बस इतनी बिज़ी हेक्टिक रूटीन होती है, माइंड से निकला जा रहा था। लेकिन आज मैंने कहा कि साथ मशीन लगी हुई है, पानी का काम तो मैं कर ही रही हूँ, तो लगे हाथों ना मैं अपनी ये जो बाल्टी है इसको भी धो लेती हूँ। कोशिश किया करें कि जो हमारी वॉशरूम की चीज़ें होती हैं ना, बाल्टी, डब्बा जो भी होती हैं, इनको भी ना साथ-साथ आप क्लीन करती रहा करें ताकि जो आपका घर है ना हमेशा साफ़-सुथरा रहे, ऑर्गनाइज़ रहे। और हाँ, ये जो हमारी डस्टबिन्स होती हैं, इनको तो आप हफ़्ते में 2 से 3 दफ़ा लाज़मी वॉश किया करें। यहाँ पर जी चेक करें, बाल्टी बाहर से तो बिल्कुल न्यू हो गई थी, चमक रही थी, लेकिन अंदर से ना अभी भी थोड़े बहुत निशान रह गए थे। तो अगर आप भी अपनी बाल्टियों को, डब्बों को साफ़ करना चाहती हैं ना, तो हार्पिक का अगर यूज़ करेंगी तो बड़े आसानी से साफ़ हो जाएँगे। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ पता हो ना जिसकी हेल्प से ये जो बाल्टियाँ, डब्बे होते हैं साफ़ हो जाएँ, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ख़ैर, मैंने जो थे ना अपने सारे जो दस्तरख़्वान थे उनको भी वॉश किया था और यहाँ मैं आपके साथ आज शेयर करती हूँ कि मैं ना इन सारे दस्तरख़्वान को किस तरह से ऑर्गनाइज़ करके रखती हूँ।
मेरे पास ना एक ये एक थैला सा है, इसके अंदर ना 5 किलो चावल थे। ये मुझे बहुत स्टार्ट में जब मैं व्लॉग्स बनाती थी ना, पीआर में आए थे, तब से मैंने ये बैग ना सँभाल के रखा हुआ है, बड़ा मज़बूत सा है। आपने सिंपल ना इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है, इसके ऊपर ज़िप लगी हुई है, इसकी ना ज़िप लगा लेनी है। अगर मेरे बताने का तरीका समझ नहीं आ रहा, तो उम्मीद है कि आपको देख के समझ आ जाएगा कि किस तरह ना मैंने मिनटों में इसका एक ऑर्गेनाइज़र सा रेडी कर लिया था। और मेरे किचन में जितने भी दस्तरख़्वान वग़ैरह होते हैं ना, वो मैं इसके अंदर फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ। क्योंकि भाई अगर आपके किचन में जगह कम हो ना, तो आपको इस तरह के जुगाड़ लगाने पड़ते हैं, इस तरह थोड़ा-सा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि छोटे किचन में सामान को ऑर्गेनाइज़ करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। लेकिन वही बात है कि हर औरत के अंदर ना इतनी समझदारी होती है, बस ज़रूरत होती है कि थोड़ी-सी गौर-व-फ़िक्र करनी होती है, और फिर जो हमारे हिडन टैलेंट्स होते हैं ना, वो निकल के बाहर आ जाते हैं। तो बस मैंने इस तरह ना ज़ीरो कॉस्ट में एक ऑर्गेनाइज़र रेडी कर लिया था। सारे जो दस्तरख़्वान है इसके अंदर मैं अरेंज कर देती हूँ, ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। अच्छा, अक्सर आप लोग कह रहे होते हैं ना, आप ये जितनी मर्ज़ी सफाई कर लें, किचन और घर हमेशा फैले हुए लग रहे होते हैं, तो यकीन करें इसका एक रीज़न सिर्फ़ यही होता है कि चीज़ें ना हमने सही से ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रखी होती। यहाँ चेक करें, मैंने एक ना ये रैक सा लगवाया हुआ है किचन में, और इसमें मैं सारे जो दस्तरख़्वान है ना अपने अरेंज करके रख लेती हूँ। तो कोशिश करें कि घर चाहे छोटा है या बड़ा, बगैर पैसे खर्च किए बिना थोड़ा-सा आप दिमाग लगा के चीज़ों को बड़ी आसानी से अरेंज कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अब जब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ होती हैं, सिमटी हुई होती हैं, ऑटोमेटिकली घर ना साफ़-सुथरा लगना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताऊँ, मैं हमेशा गर्मी हो या सर्दी स्पिनर कर देती हूँ, कपड़े स्पिनर में डाल के खुश कर देती हूँ। थोड़ी-सी उन्हें हवा लगती है, वो ड्राई हो जाते हैं। आजकल तो वैसे ही गर्मी में इतनी तेज़ धूप निकलती है कि आधे घंटे में ना मेरे सारे कपड़े जो हैं वो ड्राई हो गए थे। तो मैंने सोचा कि आज ही कपड़े धुले हैं, अब सूख गए हैं। अगर मैं इस काम को डिले करती ना, फिर वो कपड़ों का एक ढेर लगा रहता, 1 या 2 दिन गुज़र जाते। मैंने सोचा फटाफट से ना इनको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, फ़ोल्ड करती हूँ और ये अलमारियों में रख देती हूँ। साथ-साथ काम अगर हो जाए ना, यकीन करें दिमाग बड़ा रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाता है इंसान का। अच्छा, क्योंकि मेरे पास एक ही वो जो लोहे वाली अलमारी होती है ना, सिर्फ़ वही है कपड़ों को रखने के लिए, तो मैं हैंग तो कर नहीं सकती। तो मैं क्या करती हूँ, जो मेरी शलवार, कमीज़, दुपट्टा होता है ना, इन तीनों चीज़ों को मैं एक साथ ना तय लगा के रखती हूँ, ताकि अगर कभी चीज़ें इधर-उधर हो भी जाएँ ना, तो शलवार, कमीज़ और दुपट्टा इकट्ठा रहे और ना मुझे ढूँढना ना पड़े। कोशिश करें कि अगर आप भी कपड़ों को इस तरह फ़ोल्ड करके अलमारी में रखती हैं ना, तो तीनों चीज़ों को इस तरह आपस में मिला के और जोड़ के रखा करें, बड़ी आसानी हो जाती है। फिर जो भी सूट पहनना हो ना, आप सामने से उठाएँ, निकालें और पहन लें। यही रीज़न है कि मैं ज़्यादा कपड़े इसलिए भी आयरन नहीं करती, क्योंकि मुझे स्पेस का इशू हो जाता है, लेकिन फिर भी शुक्र है अल्लाह पाक का, हर चीज़ ना आसानी से मैनेज हो जाती है। तो जी, सबसे पहले मैंने जो सारे कपड़े थे उनको फ़ोल्ड करके अलमारी में रख दिया। ये जो एक बेडशीट थी इसको भी मैंने धोया था, और मैंने शेयर किया था कि जो मेरा सोफ़ा कम बेड है ना, इसके जो नीचे स्पेस है, इसको मैं बेडशीट्स वगैरह रखने के लिए यूज़ करती हूँ। तो अगर आपके पास भी स्पेस का इशू है, आपका एक ही कमरा है ना, और अगर आपके पास इस तरह का सोफ़ा कम बेड है, तो यकीनन सोफ़ा कम बेड में इस तरह की नीचे एक स्पेस होती है। तो इस तरह बेडशीट्स रखने के लिए, कर्टन्स को रखने के लिए और पिलो कवर्स को रखने के लिए ना, आप इस स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। ख़ैर, कपड़े वग़ैरह सारे धुल गए थे। बीच में फिर मैंने आधा 1 घंटा तकरीबन रेस्ट किया, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। कपड़ों का काम वैसे ही बड़ा लंबा हो जाता है और मेरे पास ऑटोमेटिक मशीन भी नहीं है। उसके बाद जो मुझे खाना रेडी करना था। अच्छा, अगर मैंने रोटी सालन बनाना होता ना, तो सालन मैं सुबह ही बना के रख देती, लेकिन क्योंकि आज मैंने चावल बनाने थे, इसलिए मैंने सोचा कि वो मैं गरम-गरम बनाऊँगी, और चावल जो है ना वो ताज़े गरम-गरम ही अच्छे लगते हैं। और मैं यहाँ यखनी पुलाव बना रही थी। यखनी के लिए सिंपल मैंने प्याज लिया था, एक मीडियम साइज़ का अदरक लहसुन लिया था, और जी मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया था। साथ में 2 से 3 टेबलस्पून भर के सौंफ डाली थी, और वो जो साबुत गोल धनिया होता है ना, उसको ऐड किया था, और एक बड़ी इलायची डाल दी थी। अच्छा, यखनी को ना आपने सबसे पहले इस तरह ना 2 से 3 जोश आने देने हैं। जब पानी अच्छे से बॉयल हो जाएगा ना, फिर आपने जो है ना चिकन ऐड करना है, या मटन या बीफ जो भी ऐड करना है। इस तरह ना बड़ा अच्छा और खुशबूदार जो है ना आपका जो यखनी पुलाव है वो रेडी होता है। जब तक मेरा वो जो पानी था वो उबल रहा था, मैंने फटाफट से जो भी यखनी पुलाव का मसाला ग्राइंड करना था, उसका सामान रेडी करना स्टार्ट कर दिया था। तो एक तो इस हैबिट को भी अपना लें कि किचन में हमेशा ना मल्टीटास्किंग किया करें। अगर आपने चूल्हे पे कोई चीज़ चढ़ाई है, आपके पास फ्री टाइम है ना, तो आप फटाफट से जो बाकी चीज़ें हैं उनको अरेंज करके रख लें। जिस तरह मैं हमेशा यखनी पुलाव के अंदर हरी मिर्चें और जो टमाटर है ना वो ग्राइंड करके ऐड करती हूँ, और हाँ, अदरक लहसुन का पेस्ट भी जाता है, और जो बाकी प्याज चावलों बनाने के लिए काटने थे, मैंने फटाफट से ना ये सारे काम करना स्टार्ट कर दिए थे। इस तरह ना खाना बड़ी जल्दी बन जाता है, और कम वक्त में आपका जो काम है ना वो मुकम्मल हो जाता है।
तो एक बात ना मैं हमेशा कहती हूँ कि जो काम आपने करना है, आपके अलावा और किसी ने आके नहीं करना, तो बजाय इसके कि आप उसे रो-धो के करें और टालती जाएँ, आप उसको साथ के साथ निपटा लें ताकि आप भी स्ट्रेस फ्री रहें और जो आपका घर है ना, वो चाहे छोटा है या बड़ा है, वो हमेशा ऑर्गनाइज़ रहे और साफ़-सुथरा रहे। यहाँ पर चेक करें जी, मैंने चिकन डाल दिया था यखनी के अंदर। 10-15 मिनट लगेंगे क्योंकि चिकन की यखनी बड़ी जल्दी से रेडी हो जाती है। साथ ही ना मैंने सारे जो काम थे, वो भी निपटा लिए थे। बर्तन भी मैंने साथ के साथ वॉश कर लिए थे। बस वो मैं जो क्लिप है ना, रिकॉर्ड करना भूल गई थी प्रॉपर से। अच्छा, मैं ना इस तरह से बड़े आसान से तरीके से यखनी पुलाव बनाती हूँ। आपने प्याज अच्छे से फ्राई कर लेने हैं ऑयल के अंदर और साथ जो सारे खड़े साबुत गरम मसाले होते हैं ना, वो ऐड करने हैं। यखनी से जो चिकन की बोटियाँ हैं, उनको निकाल के ऐड कर देना है और आपने 5 से 7 मिनट ना ये जो चिकन की बोटियाँ हैं, इनको अच्छे से कुक करना है ताकि ना इनका जो कलर है, एक तो वो प्यारा सा हो जाए और जब बोटियाँ अच्छे से फ्राई हो जाती हैं ना, वो जो चिकन की एक स्मेल होती है, वो सारी ख़त्म हो जाती है। यहाँ जी आप चेक करें कि आपकी आपे किस तरह ना फटाफट से सारे काम जो है वो निपटाई जा रही थी। मुझे होता है अगर मैं किचन में एक दफ़ा आ गई हूँ ना, तो हर काम ख़त्म करके फिर ही बाहर जाऊँ, क्योंकि इतनी गर्मी से जब इंसान जाके एसी में, कूलर में, पंखे में बैठता है ना, एक तो फिर बॉडी सर्द गर्म हो जाती है, बॉडी में दर्द स्टार्ट हो जाता है और दोबारा ना काम करने को भी दिल नहीं चाह रहा होता। कोशिश किया करें कि जब एक दफ़ा किचन में आई हैं ना, हर काम करके किचन को नीट क्लीन करके फिर ही बाहर निकलें। मैंने चावल भिगो दिए थे और जो मेरी बोटियाँ अच्छे से फ्राई हो गई थी, वो जो टमाटर मैंने ग्राइंड किए थे, हरी मिर्चें ग्राइंड की थी, वो मिक्सर इसमें ऐड किया था और मैं यखनी पुलाव में ना सिर्फ नमक ऐड करती हूँ और जो पिसा हुआ सूखा धनिया होता है, सिर्फ ये 2 चीज़ें मैं ऐड करती हूँ। इस रेसिपी से आप पुलाव बना के चेक कीजिएगा। कुछ लोग होते हैं वो टमाटर ऐड नहीं करते, लेकिन मैं टमाटर ऐड करती हूँ। अगर आपने वो नहीं ऐड करने हैं तो आप दही भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं तो भई स्टार्ट से ही टमाटर ऐड करती हूँ। और यखनी पुलाव में आपने ना सिर्फ हरी मिर्चें ऐड करके बनाना है, फिर देखिएगा कि कितना खुशबूदार और मज़े का जो आपका पुलाव है ना, वो बन के तैयार होगा। और ये शामियाँ मैंने परसों बना के रखी थी और वो बस फ्रिज में पड़ी रहीं और मैं ना इनके कबाब जो है बनाना भूल गई थी, तो मैंने सोचा फटाफट से ना इनको भी बना के रख लेती हूँ। बल्कि आज का आपको सीन बताती हूँ। आप लोग अक्सर कह रहे होते हैं आप भी आपके घर गेस्ट नहीं आते, तो भाई आते हैं, मैं बस वो शूट नहीं करती, रिकॉर्ड नहीं करती। तो आज भी ना सुबह अचानक से गेस्ट आ गए। अब उस टाइम हस्बैंड भी नहीं थे और कोई भी अवेलेबल नहीं था जो बाहर से कुछ लेके आता। खैर शुक्र अल्लाह का, मैंने चाय बनाई और ये शामी कबाब पड़े थे और मैंने फ्राई कर लिए। तभी मैं कहती हूँ कि हर वक्त ना फ्रिज में और कुछ हो ना हो, कबाब लाजमी मौजूद होने चाहिए। बड़ी आसानी हो जाती है यार, कोई अचानक से आ जाए और कुछ समझ में ना आ रहा हो ना। अच्छा, जब जो आपका मसाला है वो अच्छे से है, उसकी भुनाई हो जाएगी, ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो आपने चावलों के हिसाब से यखनी ऐड कर देनी है। मैं तो तकरीबन 1 ग्लास या हद सवा ग्लास चावल बनाती हूँ, उसी हिसाब से मैंने 2.5 ग्लास जो यखनी थी ना, वो ऐड कर दी थी और बस उसके साथ मैंने चावल ऐड कर दिए थे। कोशिश किया करें कि चावलों में ना बहुत ज़ोर से आप चम्मच ना चलाएँ, एक तो चिकन की जो बोटियाँ हैं वो भी चूर हो जाती हैं, वैसे ही चिकन को तो हल्का सा हाथ लगता है और बोटी टूट जाती है और चावल भी ना फिर टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल हौले-हौले हाथों से ना चम्मच चलाया करें। मज़ेदार सा यखनी पुलाव रेडी हो गया था मेरा। उसके बाद मैंने रेस्ट किया और अब जी आमना की फ़रमाइश थी कि केक खाना है उसने, तो मैंने ना एक केक की नई रेसिपी देखी थी, सोचा आज आपके साथ ना वही रेसिपी शेयर करती हूँ। पहली रेसिपी से मिलती-जुलती है, लेकिन हाँ, इसमें ना कुछ चीज़ें हैं जो मैंने ज़्यादा ऐड की थी, तो मैंने कहा आज बना ही रही हूँ तो आपके साथ भी दोबारा शेयर कर देती हूँ। आप सबको ही पता है कि मैं केक काफ़ी ज़्यादा बनाती हूँ, लेकिन अब तकरीबन हफ़्ता 10 दिन हो गए थे मैंने केक नहीं बनाया था। अब आमना बहुत ज़िद कर रही थी, तो मैंने सोचा जी आज बना लेते हैं। और मैं यहाँ बता दूँ, ये तकरीबन 4 बजे का टाइम था, खाना-शाना खा के मैंने रेस्ट किया था तकरीबन 1-2 घंटे सुकून से। फिर मैं उसके बाद इस 4-5 बजे के करीब किचन में आई थी और केक बनाने के लिए जी आपने 2 कप मैदा लेना है। अच्छा, मैंने मेजरिंग कप्स लिए हैं, लेकिन जी मैं हूँ देसी और मुझे ना मेजरिंग कप से ना मज़ा नहीं आ रहा था केक बनाने का, तो मैंने सोचा भई जो देसी कप होता है ना हमारे घर में चाय वाला, देसी क्या सबके घर में चाय वाले कप होते हैं, वो ले लेने हैं आपने। 2 कप आपने मैदा ले लेना है, उसको छान लेना है और हाफ़ टी स्पून ना आपने इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड कर देना है, इसको भी छान लेना है। और इसको छानने के बाद आपने इसके अंदर ना इलायची जो है ना पीस के ऐड कर देनी है, अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है। मुझे ना पर्सनली वनीला एसेंस अच्छा नहीं लगा था, मैंने ऐड किया था, इसलिए मैंने इलायची पाउडर ऐड कर दिया था। फिर जी हमारे पास ये जो ग्राइंडर का ब्लेंडर का जग होता है ना, इसके अंदर आपने 2 कप चीनी डालनी है, 3 इसके अंदर हमने अंडे ऐड करने हैं और अंडे जो है ना वो हमने रूम टेम्परेचर वाले लेने हैं, डायरेक्ट आपने फ्रिज से निकाल के यूज़ नहीं करने हैं। अच्छा, पहले जब मैं केक बनाती हूँ ना, तो ये जो मैदा है और ये जो क्या कहते हैं बेकिंग पाउडर है, वो भी मैं साथ ब्लेंडर के जग में ही ऐड कर देती हूँ। लेकिन मैंने एक रेसिपी देखी थी, तो उन्होंने बताया था कि आपने ऐसा नहीं करना और इसी तरह ना आपने सिर्फ अंडों को, चीनी को और ऑयल को ग्राइंड करना है। बाकी जो सारी चीज़ें हैं ना, उनको आपने बाउल में मिक्स करना है और हाफ़ कप से इसमें ज़्यादा जी हम ऑयल ऐड करेंगे। इन तीनों चीज़ों को ना आपने अच्छे से ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेना है। और इस केक को बनाने के लिए ना किसी भी फैंसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, जो घर में चीज़ें होंगी ना बड़ी आसानी से पतीले में, चूल्हे के ऊपर हम जो केक है ना वो बेक कर लेंगे।
और मेरी लास्ट वीडियो पे कोई कह रहा था ये जो आप बनाती हैं ना ये सिर्फ सिंपल स्पंज होता है, केक वो होता है जिस पे आइसिंग होती है, गनाश होती है। तो भाई हम देसी लोग ना इसी को केक बोलते हैं, मिडिल क्लास लोगों का यही केक होता है। और मुझे वो क्रीम वाला जो केक है ना पर्सनली अच्छे भी नहीं लगते हैं। खैर जो सारी ग्राइंड की हुई चीज़ें थी वो हमने बेकिंग पाउडर में और मैदे में ऐड कर देनी है। साथ में मैंने इसके अंदर हाफ कप दूध ऐड किया था नीम गर्म, और 2 टेबल स्पून भर के हमने इसके अंदर कोको पाउडर, जो चॉकलेट वाला फ्लेवर होता है ना, कोको पाउडर चॉकलेट फ्लेवर का ही होता है, वो ऐड कर देना है। अच्छे से जी हम इसको मिक्स करते जाएँगे। अच्छा मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आपने ना पकता हुआ गर्म पानी जो है ना हाफ कप अपने केक में ऐड कर देना है। इससे जो कोको पाउडर है ना उसका फ्लेवर बड़ा एनहांस हो जाता है और केक आपका बहुत मज़े का बनता है। तो आप जब भी केक बनाएं, स्पेशली चॉकलेट केक बनाएं ना, तो उसका स्पंज बनाने के लिए, उस केक को बनाने के लिए आपने गर्म पानी ऐड करना है और आपका केक बहुत मज़े का बनेगा और जो चॉकलेट का फ्लेवर है ना वो भी बहुत अच्छा आएगा। तो बस मेरी ना कोशिश होती है कि आमना जिस चीज़ की फ़रमाइश कर रही है ना वो मैं उसको घर पे बना के दे दूँ। ये भी एक औरत की, एक माँ की समझदारी है कि ना वो कोशिश करे कि अपने बच्चों को बाहर की चीज़ें कम से कम दे और जिस चीज़ की बच्चे फ़रमाइश कर रहे हैं ना वो उनको घर पे बना के दे दे। क्योंकि हमें नहीं पता होता यार जो बाहर से चीज़ें आ रही हैं वो किस तरह से बनाई गई हैं। वैसे तो आजकल जो भी बाहर से आ रहा होता है ना मुझे नहीं लगता कि वो साफ़-सुथरे तरीके से बन रहा होता है। इसलिए अगर मैं जितनी मर्ज़ी थकी हुई हूँ और आमना कह देना कि उसने ये चीज़ खानी है तो मेरी फिर कोशिश होती है कि मैं उसको बना दूँ। वरना केक तो मैं क्या है बाहर से उसे एक पेस्ट्री मंगवा के भी दे सकती हूँ, लेकिन वो जब भी बाहर की पेस्ट्री खाती है ना उसमें पता नहीं कौन-सी क्रीम होती है, बड़ी से बड़ी बेकरी से भी आ जाए उसका जो गला है ना नेक्स्ट डे ख़राब हो जाता है। इसलिए अब मैं कोशिश करती हूँ कि घर पे ही बना लूँ। ख़ैर अगर आपके पास इस तरह का केक का मोल्ड नहीं है, ये तो मैंने अभी रिसेंटली लिया था, पहले वो जो बर्फ़ वाला कटोरा होता है ना उसी में मैं केक बनाती हूँ। आपने अच्छे से नीचे बटर पेपर लगा के ऑयल से ग्रीस कर लेना है। सारा जो मिक्सचर है वो अपना इसमें ऐड करना है और इसको ना एक दफ़ा ठप-ठप कर लेना है ताकि जो बबल्स हैं ना सारे ख़त्म हो जाएँ। उसके बाद जी आपने ना बस प्री हीट देगचे के अंदर ये केक अपना है तकरीबन 35 या 40 मिनट्स बिल्कुल स्लो दम वाली आग पे कुक करने के लिए रख देना है और ये बड़ी आसानी से बहुत अच्छा और ना मज़े का बेक हो जाएगा। यहाँ आप चेक कर लें कि 3 अंडों की वजह से ना एक तो केक बहुत सॉफ्ट बना था, दूसरा ना बड़ा अच्छा सा इसका फ्लेवर आया था। जब मैं पहले 1 अंडे से बनाती हूँ ना वो भी बहुत अच्छा बनता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जितने ज़्यादा अंडे जाते हैं उतना सॉफ्ट केक बनता है। तो आप चेक करें कि कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट था और बहुत मज़े का भी बना था। इसमें जो इलायची पाउडर का टेस्ट है ना वो बहुत ही अच्छा आ रहा था। तो बस ये थी जी मेरे आज के पूरा दिन की रूटीन और इस तरह ना मैं हर काम को बहुत आसानी से मैनेज कर लेती हूँ। और अगर मैं मैनेज कर सकती हूँ ना तो आप सब भी मेरे जैसी ही हैं, आप भी ये कर सकती हैं। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।